लास्ट क्लास में हमने अपना कंप्लीट किया था समिफ और डी सम, ठीक है। अच्छा, आगे चलने से पहले एक चीज और आपको बता दूं प्रैक्टिस के लिए और थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। एक्सेल में आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है एक्सेल का, ठीक है, हर स्टूडेंट के एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी कोर्स का है, सेक्शन सी के अंदर अपना एक क्वेश्चन आता है। अभी एक मिनट रुको। अभी जो भी हम अपनी जैसे एक्सेल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ आप कोशिश करना कि एक एक टेबल उसका भी साथ में प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मोस्टली वो सारी अभी जो आ रही हैं एग्जाम में वही आ रही हैं जो हमने पहले प्रैक्टिस में की होंगी या की हैं। आपके पेपर के अंदर एग्जाम में सेक्शन सी के अंदर, ठीक है, एक एक्सेल का इस तरीके से टेबल आएगा। किसी का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट मोस्टली वो शीट मैंने बना रखी है, टेबल्स आपको टेबल पे मिल जाएंगी। 20, 25, 30 टेबल हैं ये, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में मिल जाएगी। और नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके फंक्शंस आपने प्रैक्टिस में किए होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें करना क्या है, ठीक है। बट वो तभी है जब आप इनको अपना प्रैक्टिस में लोगे। ये शीट्स आपको मिल जाएंगी हर सिस्टम पे, मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है। और किसी को ना भी मिले तो वो पूछ लेना, ठीक है, वो मैं बता दूंगा कहाँ है कहाँ नहीं। अब जैसे ये टेबल है, आपको ब्लैंक कॉलम मिलेंगे, मीन्स वहां पर कोई कैलकुलेशन आपको पूछी गई है वो आपको करनी है। अब मेन जो चीज है वो समझने वाली क्या है कि आपको एग्जाम में कोई एक्सेल शीट ओपन करके ये चीज वहां बनानी नहीं है। आपको जस्ट पेपर के अंदर एक ब्लैंक स्पेस मिलेगा, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होना है पोर्टल पे, ठीक है। तो वहां पर एक इमेज आएगी सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन की, और उसी इमेज के नीचे आपको एक ब्लैंक स्पेस मिलेगा। उस स्पेस के अंदर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको अगर आप इंप्लीमेंट करते हो एक्सेल में, तो वो जो फंक्शन बनाएंगे आप, वो वहां पर आपको टाइप करना है बस, ठीक है ना। तो वहां आपको कोई एक्सेल शीट मिलेगी ओपन करने के लिए कि जिसमें आपको अपना फंक्शन लगा के फिर वहां सबमिट करना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको ये अपना एज्यूम करके चलना है कि हम ये टेबल एक्सेल में ही कर रहे हैं और एक्सेल में इस क्वेश्चन के लिए हमें ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला वहां पर आपको टाइप करना है, सिंपल, ठीक है। नॉर्मल जैसे नोटबुक में आप लिखोगे वैसे ही वहां पर ब्लैंक स्पेस है, जैसे टाइप करना है आपको, ठीक है। उसी में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है स्टार्टिंग में, हम क्योंकि सारा प्रैक्टिकल करके जा रहे हैं। वहां पर आपको फॉर्मूला लिखना है, टाइप करना है, कोई एक्सेल शीट में काम करके दिखाना नहीं है। तो अभी जैसे अगर इसी टेबल का अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें आपसे पूछा क्या गया, फर्स्ट जो क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको टेबल ही समझनी है कि उसका टेबल का लेआउट क्या है। अब ये जो आपका सीरियल नंबर, ये जो हेडिंग है हमारे, ये किस रो में है ये बताओ।
रो नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है, किस में है? रो नंबर ये 1 में है, ठीक है। वो इसलिए, अगर आप, ठीक है, अगर एक्सेल टेबल टाइटल जो डल रहा है वो तो रो नंबर 1 में ही बनेगा, उसके बाद आपके हेडिंग आ जाएंगे तो रो नंबर 2 बनती है। एग्जाम में आपकी टेबल के ऊपर अगर मोस्टली तो हेडिंग मिलेगा नहीं, ये तो हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए डाल रखा है, ये टेबल 1 है, 2 है, 3 है। आपको वहां अपनी टेबल में हेडिंग नहीं मिलेगा, ठीक है, टाइटल नहीं मिलेगा, तो जो आपकी सीरियल नंबर वाली जो हेडिंग वाली रो है वो क्या होगी आपके लिए? 1 होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। दूसरा एक कंफ्यूजन रहता है, आपके जैसे यहाँ हेडिंग दे दी, उससे ऊपर आपके कॉलम नेम दे देते हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको भी रो ही मान लेते हैं। वो रो में इंक्लूड नहीं होती चीजें, वो तो आपके हेडिंग कॉलम के टाइटल नेम है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में चलें तो सीरियल नंबर, तो वहां पर जैसे अभी तो टाइटल डाल रखा कि भाई ये सीरियल नंबर है, तो कॉलम ए ऑटोमेटिकली हो गया ये हमारे लिए, ठीक है। आपको ये अपना कॉलम नंबर वाला नहीं मानना, रो नंबर वाला, ठीक है। कुछ टेबल्स आपको ऐसी मिलेंगे जिसमें रो नंबर भी दिखा रखे हैं, कॉलम हेडिंग भी दिखा रखे हैं, और फिर नीचे डाटा बना रखा है। सबसे पहले आपको टेबल ही समझनी है। अब इस टेबल के अंदर आपसे पूछा क्या गया फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट फॉर्मूला यूजिंग सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस का मतलब आपको सेल की रेंज बतानी है कि कौन सा सेल आप सेलेक्ट करोगे, किस कॉलम से कौन सा सेल बनता है, ठीक है। सेल रेफरेंस फॉर ईच एम्प्लॉय टू कैलकुलेट एचआरए एज 12%। आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी के बिहाफ पे हर एम्प्लॉय का 12% एचआरए निकालना है। तो कैसे निकालोगे? है कोई फंक्शन इसके लिए? और किया है, सबने किया है। ये इस टेबल के सारे फंक्शन आपको करवा दिए गए हैं। परसेंटेज का आपको क्या करना है, 14,500 का 12% ही तो निकालना है, इज इक्वल टू ये कॉलम नंबर सेल नंबर कितना बन गया, ए बी सी डी, तो D2 इज इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाई 12%, ठीक है। बस हो गया। आपको वो रेंज मेंशन करनी है, कोई रिजल्ट भी नहीं बताना वहां पर, तो ये आएगा। सिर्फ आपको अपना फंक्शन बताना है, ए डॉट फंक्शन ये, ठीक है, बी डॉट फंक्शन ये। और एक जरूरी काम और, अभी ये जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि इज इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाई 12%, ठीक है, तो वो एक एम्प्लॉय का आपने बता दिया। अब नीचे बाकी के 4 और भी हैं, तो मींस वहां सबकी रेंज आपको बतानी है। फर्स्ट का हो गया D2, D3, D4, D, ऐसे सबका बताना है। स्टूडेंट इसमें भी क्या है, छोड़ देते हैं, भी एक का बता के हम तो एक्सेल में ड्रैग करते हैं जी। अरे वहां ड्रैग नहीं करना, आप शीट में काम नहीं कर रहे, यहाँ आप क्योंकि मैनुअली टाइप कर रहे हो फॉर्मूला, तो हर स्टूडेंट का मैनुअली वो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका, तो जस्ट एक फंक्शन वहां पर टाइप करने के 15 नंबर नहीं देगा। तो जितने भी एम्प्लॉय हैं आपके, या जितनी भी वो रेंज है बनती है, उन सब के लिए वो आपको फंक्शन मेंशन करना पड़ेगा। भी फर्स्ट एम्प्लॉय का D2 बनता है, सेकंड का D3 बनता है, एंड सो ऑन, जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर, ठीक है। और मोस्टली 3 से 4 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते, मैक्सिमम 4 से 5 मान लो क्वेश्चन एक टेबल के ऊपर, डिपेंड करता है टेबल कितनी बड़ी है। सेकंड है, राइट फॉर्मूला यूजिंग सेल रेफरेंस टू कैलकुलेट टैक्स ऑन ईच एम्प्लॉय 10% ऑफ सम ऑफ बेसिक एंड एचआरए। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ गए, मैं स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ, एक्सेल में अगर आपने अपना क्वेश्चन समझ लिया तो आपके माइंड में फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया है। अब यहाँ क्या पूछा गया है, जो आपकी बेसिक सैलरी है और उसका जो आपने एचआरए निकाला है, उन दोनों के टोटल के ऊपर आपको 10% टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं यहाँ कितना भी समझा लू, लास्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, टैक्स को भी उसी में ऐड कर देते हैं। कॉमन सी सेंस की बात है, टैक्स कभी भी इनकम में इंक्लूड नहीं होते, वो आपकी डिडक्शंस में जाते हैं, और वही उसने यहाँ पूछा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सेल के अंदर इज इक्वल टू, पहले करो सम, सम किसका करोगे, D2 से E3, D2 सॉरी, D2
E2 दोनों का टोटल हो गया, उसके ऊपर क्या करोगे, ब्रैकेट क्लोज करके इनटू 10%। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लगा देना 10%, भाई दोनों का सम हो जाएगा और उसके ऊपर आपका 10% आ जाएगा। ये सेम एज इट इज फिर बाकी के सभी एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट चीज, राइट फॉर्मूला यूजिंग सेल रेफरेंस टू कैलकुलेट नेट पे ऑफ ईच एम्प्लॉय। अब नेट इनकम पूछी है और सैलरी पूछी है उसकी, तो यहां क्या करोगे बताओ, अभी बताया ही है, किस किस का सम करोगे, उसकी नेट पे निकालनी हमें, किस किस का टोटल करोगे आप, बेसिक का, एचआरए माइनस टैक्स करवा देंगे। ठीक है, दोनों को एचआरए और बेसिक ही तो उसकी इनकम हुई, टैक्स तो माइनस करवाना है, तो लास्ट में क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम D2 से E2 प्लस हो गया, माइनस क्या कर देंगे F2। ठीक है, माइनस हो जाएगा, सभी एम्प्लॉय का अपना बता देना, ये 1 to 1 फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, आल्सो फाइंड द हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट। इसमें अभी हम वैसे तो कर लिया है ये फंक्शन हमने, ठीक है, लेकिन अब ये कौन सा फंक्शन है अपना, इंडेक्स प्लस मैच का, अभी लास्ट क्लास में किया था ना, इंडेक्स और मैच किया था ना सबने, हाँ तो भर दिया करो। तो ये फंक्शन यहाँ वही चीज पूछ रही है, आपसे पूछा जा रहा है, भाई बैठ जा, 2 मिनट टाइम है तो बैठ जा ना, फॉर्मूला ये फॉर्म रख दे और नीचे बात कर ले। अभी क्या है यहाँ पर, क्या पूछा गया है आपसे, हाईएस्ट टैक्स पेयर। आपने यहाँ पर जो भी टैक्स निकालने हैं, ठीक है, वो किसी न किसी एम्प्लॉय के रेलिवेंट है ना, इनमें से आपसे क्या पूछा है कि भी जो भी हाईएस्ट टैक्स है अमाउंट एज ए, वो किसने पे किया है। एक तो ये हो गया क्वेश्चन, उसमें इसमें एक्चुअली में 2 क्वेश्चन है, और टेक्निकली अगर देखोगे तो 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है हाईएस्ट, मतलब मैक्सिमम लगेगा। दूसरा कंडीशन हो गया कि वो अकाउंट डिपार्टमेंट में से ही फाइंड करना है। ठीक है, तीसरा हो गया एज ए एम्प्लॉय बताना है कि वो किसने पे किया है। ठीक है, तो इसमें अगर एक सेंटेंस में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें तो भाई वो बताओ जिसने हाईएस्ट टैक्स पे किया है और अकाउंट डिपार्टमेंट में से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन बनता है इंडेक्स प्लस मैच प्लस मैक्स। ठीक है, ये 3 फंक्शन आपके यहाँ लगेंगे। इस फंक्शन को अगर हम अभी इस क्लास के लिए अगर एडजस्ट करें तो आप सिर्फ ये बताओ कि हाईएस्ट टैक्स कितना है। ठीक है, अभी तक जो हमने क्लास की है अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग अगर एडजस्ट करें, ठीक है, बाकी की चीजें छोड़ दो, अभी हमने नहीं की है, इंडेक्स वाला भी पार्ट छोड़ दो। अगर मान के चलो आपसे सिर्फ ये पूछा है कि हाईएस्ट टैक्स कितना है, ठीक है, तो आप क्या कौन सा फंक्शन लगाओगे, मैक्स। ठीक है, इतना तो है ना क्लियर सबका। आपकी टेबल होगी 16, अगर 4 में से आपके 3 भी ठीक हो गए तो आपके 15 नंबर यहाँ पक्के हैं। ठीक है, पास जो आपको करवाएगा एग्जाम में, ठीक है, वो यही क्वेश्चन है। सेक्शन सी की बात कर रहा हूं मैं, ए और बी आपके अलग हो गए, ठीक है, क्योंकि 15 नंबर इसके अकेले के हैं। अभी आपके सेक्शन सी के अंदर 6 क्वेश्चन है, ठीक है, 6 में से आपको 4 करने हैं, चारों 15-15 नंबर के हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल में से आपका ये एक क्वेश्चन है अकेला, ठीक है, इसके साथ में कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, ये सिंगल और कंपलसरी क्वेश्चन है आपके सेक्शन सी के अंदर। बाकी के जो और 5 क्वेश्चन रह गए उनमें से 2 में चॉइस आएंगी। ठीक है भाई, 2 में से कोई एक कर लो, ठीक है, वो बाद की बातें हैं, वो अलग है, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें एक्सप्लेन करने के लिए, बट ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका एक्सेल का सेक्शन सी का। तो जो हमारी क्लास होती जा रही है ना, ये आपको शीट इसमें सिस्टम पे मिल जाएंगी। ट्राई करना कि उनमें से एक एक टेबल अपना डेली रूटीन में, ठीक है, अटेम्प्ट करते रहो ताकि वो आपका कंसेप्ट बन सके माइंड में, बाद में कंफ्यूजन ना हो साथ जाने की। तो अभी हम चलते हैं अपने क्लास पे। तो लास्ट हमने सम इफ किया, डी सम हो गया, इसके बाद आता है
डी मैक्स, तो ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं। अगर आपने डी सम कर लिया तो डी मैक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर खाली आप मान लो अभी जैसे टेबल की बात कर रहे थे भी, आपके पास कुछ रेंज है उसमें से हाईएस्ट वैल्यू बतानी है, तो आप सिंपल मैक्स लगा दोगे। अब उसी में अगर हम कंडीशन लगा दें कि भाई पहले तो ये बात आएगी कि हमें किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मैक्सिमम वैल्यू पता करना है, ठीक है, डी मैक्स पे बाद में जाएंगे, उससे पहले आपको फंक्शन समझना पड़ेगा मैक्स इफ एस का, डी मैक्स पे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और नोट कर लेना, जैसे आपका सिंगल सम इफ होता है, ऐसे मैक्स इफ नहीं होता, ठीक है, मैक्स इफ नहीं होता, मैक्स इफ एस होता है, ठीक है। आगे चल के आपके ये इफ एस वाले 4-5 फंक्शन है, ये मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो आपका सम इफ एस आएगा, फिर उसके बाद मैक्स इफ एस है, फिर उसके बाद काउंट इफ एस है, और फिर उसके बाद एवरेज इफ एस है। जिस स्टूडेंट ने एक्सेल के अंदर ये 4-5 फंक्शन अच्छे से लॉजिकली कर लिए, उसको एक्सेल में कहीं दिक्कत आएगी नहीं, बाय फंक्शन की बात है, ठीक है। और ये हम अपना नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नोट बेशक अपने करके रख लेना, सम इफ एस ये तो हमें करने ही करने हैं, ठीक है। ये मान के चलना कि भी एक्सेल के अंदर अगर हमने ये 4 फंक्शन कर रखे हैं अच्छे से, तो आप कैलकुलेशन के हिसाब से बाय फंक्शन कंडीशंस के हिसाब से आगे कभी मार खाओगे नहीं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा काम है मैक्स इफ एस को समझना, ठीक है। और ये जरूर याद रखना कि भाई जैसे सम इफ है ऐसे ही मैक्स इफ नहीं होता, मैक्स इफ एस होता है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? सम इफ का क्या था कि भाई एक टाइम पे एक के लिए वो कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। फिर उसके सोल्यूशन के लिए हमने क्या यूज किया? डी सम, डी सम किया ना। अब डी सम क्यों किया? क्योंकि वो मल्टीपल के लिए काम कर रहा है हमारे लिए, सम, ठीक है। अब इसी तरीके से बात आती है मैक्स की, कि भाई हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है ओवरऑल में से, हमने मैक्स लगा दिया। अब बात आती है कि भाई हमें मैक्सिमम वैल्यू तो पता करनी है, लेकिन किसी एक की पता करनी है। जैसे सम इफ से हम किसी एक का सम निकाल रहे थे, ऐसे ही हम किसी एक पर्सन का, एक एम्प्लॉय का या किसी एक प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पता करना चाहते हैं, तो फिर वहां पर आपके लिए जो फंक्शन आता है वो मैक्स इफ एस आता है, खाली मैक्स इफ नहीं है, ठीक है। और ये दोनों के लिए काम करेगा आपका, आपके माइंड में चाहे मैक्स इफ वाली कंसेप्ट हो या कुछ और, ठीक है। अगर आपको कंडीशन के साथ में कोई मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, तो समझ लेना वहां पर आपका फंक्शन मैक्स इफ एस यूज होगा, ठीक है। अब चलते हैं, मान लो आपको क्या बोल दिया कि भाई यहाँ पर जो अनिल है, इस लिस्ट के अंदर अनिल हो सकता है कई बार हो, ठीक है। हम उस पर नहीं जा रहे कि वो 1 बार है, 2 बार है, 20 बार है, कितनी भी बार है। आपको जो बोला है पहले उसको समझो, सुनो। आपको बोला है कि भाई इस लिस्ट में जो अनिल एम्प्लॉय है उसकी हाईएस्ट सेल्स बताओ। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे लास्ट क्लास में हमने सम इफ किया था, भाई अनिल का टोटल बता दे। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि भाई अनिल ने जो भी सेल की है उसमें से हाईएस्ट जो सेल अमाउंट है वो आपको बताना है, क्लियर? तो लगाएंगे कैसे? तो यही बता दे, इज इक्वल टू, सॉरी, मैक्स इफ एस, ठीक है, इनटू सिंटेक्स को देख लो। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? मैक्स रेंज। इसका मतलब कौन सी रेंज इसको देनी पड़ेगी हमें सबसे पहले सिलेक्ट करके बताओ, जिसमें से आपका मैक्सिमम आपको मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू किस में से निकालनी है? उस रेंज को पहले सिलेक्ट कर लो। तो हमें किस में से निकालनी है? सेल्स में से ही ना, तो सेल्स की रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। ये होगी हमारी सारी ले लेते हैं, कोई नहीं। ये मैक्सिमम रेंज होगी क्योंकि न्यूमेरिकल कॉलम हमारे पास एक ही है ना। तो कोई और भी होता जिसमें से आपसे पूछा जाता है इसमें से मैक्सिमम वैल्यू बताओ, अभी क्या पूछ रहा है आपसे? मैक्सिमम सेल बताओ अनिल की, तो सेल्स वाली रेंज आपको पहले लेनी है, कोमा।
नेक्स्ट पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था क्राइटेरिया रेंज क्या होता है और क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ क्राइटेरिया रेंज का मतलब क्या हो गया कि आपकी कंडीशन क्या है और वो किस रेंज में है, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या है, इम्प्लॉई, एम्प्लॉई ना, तो ये इस एम्प्लॉई का हमें मैक्सिमम पता करना है, तो वही हमारी रेंज में होगा अनिल। तो अनिल जिस रेंज में है उसको सिलेक्ट कर लो, ये हमारे एम्प्लॉई की रेंज है, इसी रेंज के अंदर हमारा क्या है, एम्प्लॉई है, रेंज होगी सिलेक्ट, कोमा। अब इस रेंज में से आपको बताना अपना क्राइटेरिया 1। अभी जो हमने सिलेक्ट करके दिया वो क्या दिया उसको, क्राइटेरिया रेंज 1, ठीक है। तो उसमें से अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका अब क्राइटेरिया क्या है, उस रेंज में से किसके लिए आपको ये कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है। किसके लिए करनी है, अनिल के लिए। अगर आप फॉर्मूले के अंदर ही नाम देना चाहते हो तो डबल कोट में जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज बाहर अपना एक सिंगल सेल सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। रिजल्ट 0 क्यों, अभी हमने क्राइटेरिया फिल ही नहीं किया है, तो जिसका भी अब इस सेल में नाम डालेंगे क्राइटेरिया सेल में, उसी की आपके पास मैक्सिमम सेल अमाउंट आ जाएगी, चाहे किसी का भी डालो, ठीक है। अब उस रेंज में अगर वो चीज उसको मिलेगी तो उसके लिए वो वैल्यू भी निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। कर लोगे, एक बार दोबारा देख लो। तो हमें क्या करना है, अपने किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय या प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है जिस भी गिवन कॉलम से बोला गया हो, ठीक है। अभी आपके पास सेल्स का ही डाटा है तो एक ही कॉलम बनता है। क्वेश्चन आपसे क्या हुआ है कि भी हमारा कोई एम्प्लॉय है उसकी आपको मैक्सिमम सेल पता करनी है, ठीक है। अगर ओवरऑल पे पूछा जाए भी हाईएस्ट सेल बताओ, उसमें कोई कंडीशन नहीं दी कि भी किसकी बताए, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू मैक्स, सिंपल, ठीक है। अब कंडीशन दे दे कि भी नहीं हमें तो इस एम्प्लॉय की पता करनी है, फिर हम कर रहे हैं वहां पर मैक्स इफ एस। तो मैक्स रेंज के अंदर हमारी सेल्स की रेंज, कोमा, और फिर क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज हो गया हमारा एम्प्लॉय वाला, क्योंकि वो नाम बोल रहा है ना एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर एम्प्लॉय की जगह वो आपको बोल देगे भी संडे वाले डेज में हाईएस्ट सेल्स बताओ, तो क्या करते हैं, अब कंडीशन हमारी क्या होगी, वीकडे, संडे, तो संडे जिस कॉलम में है वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, समझ रहे हो ना। ये हो गया हमारी एम्प्लॉय की रेंज, और इसमें से हमारा क्राइटेरिया बनता है जो वो जिस भी सेल में देना चाहो उसमें ले लो, अगर फिक्स रखना है तो डबल कोट के अंदर वहां टाइप करवा दो लास्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जो भी आपका क्राइटेरिया है वो वहां ऐड करवा दो, हो जाएगा। अब इसमें ये तो हो गया आपकी तरफ से मैक्स इफ लगा लो चाहे मैक्स इफ एस लगा लो, ठीक है। अब जो एक्चुअल में मैक्स इफ एस का काम है उस पे आते हैं। एक तो ये हो गया भाई एक कंडीशन के साथ आपने मैक्सिमम पता कर लिया, एक कंडीशन के साथ आपने सम पता कर लिया। अब बात थोड़ा एक स्टेप और आगे की करते हैं। अभी जैसे आपका डाटा है, ठीक है, इसके अंदर एम्प्लॉय है, डेट्स हैं, वीकडे है, ठीक है, और सेल्स अमाउंट। अब आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि भाई अनिल की सेल बताओ, लेकिन 1 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में जो उसने सेल की है उसी में से ही। दूसरा, 1 से 20 जनवरी के बीच में जो संडे वाले डेज हैं सिर्फ उन ही डेज की सेल्स में से मैक्सिमम सेल बताओ। अब कंडीशन बढ़ा दी उसने, पहले तो सिर्फ क्या कह रहा था कि भी अनिल की ही सेल बताओ मैक्सिमम कितनी है, अब वो कह रहा है भी अनिल की तो सेल बतानी है आपको, लेकिन 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में जिन जिन डेज को संडे है और संडे वाले डेज में उसने जो सेल कर रखी है उस सेल में से भी जो मैक्सिमम है वो बताओ। अब कंडीशन होगी मल्टीपल, एक से ज्यादा कंडीशन। इसी के लिए आपका फंक्शन आता है सम इफ एस
मैक्सिफेस, काउंटिफेस, एवरेजिफेस। ठीक है, ये जो इफ एस वाले फंक्शंस हैं ये मल्टीपल कंडीशंस को मैच करके उस रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। थोड़ा सा अगर बैक टाइम में जाएं, हमारा जैसे पहले इंटरनेट पे रिजल्ट वगैरह अनाउंस होता था तो हम वहां पर क्या करते थे, अपना नाम भी बताते थे, डेट ऑफ बर्थ भी बताते थे, सेक्शन भी बताते थे, रोल नंबर भी बताते थे, मतलब कई चीजें बताते थे। जब वो सारी चीजें मैच होती थी तब हमारा एक अपना अलग से रिजल्ट आता था निकल के, है ना। तो यहाँ भी वही चीजें है भाई, हमें रिजल्ट एग्जैक्टली वही पता करना है जो इन सभी कंडीशंस को मैच करके आ रहा हो। ठीक है, तो फिर हम वहां यूज करेंगे अपना मैक्सिफेस। अभी मैक्सिफेस क्यों? क्योंकि उसने मैक्सिमम वैल्यू के लिए बोला है। अगर वो सम करने के लिए बोलता तो समीफेस लगा देते, एवरेज निकालने के लिए बोलता तो एवरेजिफेस लगा देते। ठीक है, आगे काउंट चीजें करने के लिए बोलेगा तो काउंटिफेस लगा देंगे। बट सिंटेक्स लॉजिक इन चारों फंक्शंस का सेम है। इन चारों में से किसी भी एक फंक्शन को अगर आपने समझ लिया तो मतलब आपको चारों आगे। तो एक कंडीशन उसने बोली है एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। दूसरी उसने कंडीशन बोली है स्टार्ट और एंड डेट। यहाँ आगे हमारी साइड में, राइट साइड में स्टार्ट डेट और यहाँ आ जाएगी हमारी एंड डेट, दोनों डेट बतानी पड़ेंगी। तीसरा उसने बोला है वीक डे, ठीक है। ये चारों चीजें आपको मैच करके अपना क्या बताना है, मैक्सिमम सेल्स बतानी है। ठीक है, तो एम्प्लॉय का नाम यहां दे देंगे। बात है फिर स्टार्ट डेट की और एंड डेट की। वीक डे हम यहाँ नॉर्मली टाइप कर देंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, जहां रिजल्ट निकालना वही फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो मान के चलो हम पहले ही डाटा फीड कर देते हैं भाई। एम्प्लॉय हमें दिया गया है अनिल, स्टार्ट डेट दी गई है 1 जनवरी 2023 डाटा के अकॉर्डिंग, और एंड डेट बोली गई है 20 जनवरी 2023। वीक डे बोला गया है हमारा संडे। ठीक है, ये चारों चीजें हमने डाल दी। अब इनको लगाएंगे फॉर्मूले में, इक्वल टू मैक्स इफ एस इनटू। तो मैक्सिमम कहां से निकालना है वो रेंज अपनी पता कर लो पहले। तो हमें रेंज सारी देनी है, सारी दे दो, वो कोई इश्यू नहीं है। ओके, अब बात आती है क्राइटेरिया रेंज 1 की। तो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है, एम्प्लॉय का नाम बताना है हमें, मतलब फॉर्मूले को। तो उससे पहले उस एम्प्लॉय की रेंज लेनी पड़ेगी, वो जिस भी रेंज में है। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 1 और उसका फिर जो भी आपका क्राइटेरिया है नेक्स्ट कोमा लगा के वो बताना है। तो हम पहले अपना एम्प्लॉय मेंशन करना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय की जो भी हमारी रेंज है कोमा। अब यहाँ एक चीज समझने की है, अगर आपने अपने एम्प्लॉय की रेंज ली है तो क्राइटेरिया 1 भी क्या होगा आपका, एम्प्लॉय ही होगा ना। ये नहीं करना कि भाई आपने रेंज तो एम्प्लॉय के लिए ली और यहाँ सेलेक्ट कर लो संडे को, वो मिसमैच हो गया। ठीक है, ये नंबर उसने साथ में डाल रखा ना, क्राइटेरिया रेंज 1 और फिर उसमें से क्राइटेरिया 1 बताओ क्या बनता है। तो हमने अगर क्राइटेरिया 1 रेंज ली है अपने एम्प्लॉय की, तो उसमें से क्राइटेरिया भी क्या होगा हमारा, एम्प्लॉय ही होगा, कोई अदर सेल नहीं ले सकते यहाँ। ठीक है, इस अनिल को वो कहां ढूंढेगा, इसी रेंज में तो ढूंढेगा ना पहले। हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया हमारा नेक्स्ट क्या है, स्टार्ट डेट। तो पहले हमें क्या देना पड़ेगा, सिलेक्ट करके रेंज देनी पड़ेगी डेट्स वाली। तो ये ले ली हमने सारी रेंज, कोमा। अब क्राइटेरिया क्या बनेगा, जो भी आपकी स्टार्ट डेट है उसमें से। अब यहाँ पॉइंट आता है कि आप डायरेक्टली वो सेल नहीं ले सकते डेट्स वाला। ठीक है, डायरेक्टली नहीं ले सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पहला तरीका तो ये है कि डबल कोट के अंदर आप अपनी वो डेट मेंशन करो। डबल कोट ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी
भी आपकी एग्जैक्टली डेट है, जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में टाइप करनी है। ठीक है, सेल हम ले नहीं सकते अभी, उसमें सेल पे डायरेक्टली लेने का एक अलग तरीका है डेट्स के लिए स्पेशली। ठीक है, तो हम सेल नहीं ले सकते, तो फॉर्मूले में तो डेट बतानी ही है, कैसे भी बताएं। तो उसका जो तरीका है वो ये है, इसको थोड़ा सा देख लो, डेट कैसे टाइप की गई है। ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैं 1 जनवरी को भी इंक्लूड करना चाहता हूं उस कंडीशन में। ग्रेटर देन इसलिए है कि 1 जनवरी से हमें डाटा स्टार्ट करना है कैलकुलेशन में। ठीक है, ये होगी हमारी स्टार्ट डेट का क्राइटेरिया 1 सॉरी। ठीक है, ओके। फिर पूछ रहा है नेक्स्ट क्राइटेरिया एज ए रेंज में 3 हो गया, तो एंड डेट बतानी हमें, तो एंड डेट से पहले रेंज भी देनी पड़ेगी। यहाँ तो रेंज है ना, इस पूरे फंक्शन में या उन चारों फंक्शंस में ऐसे ही पूछेगा आपसे, क्राइटेरिया रेंज 1 फिर उसका क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2 फिर उसका क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 3 फिर उसका क्राइटेरिया 3। ठीक है, आप जितनी चाहो कंडीशन मेंशन वहां करवा सकते हो। तो हमारा तीसरा जो क्राइटेरिया रेंज बनता है वो स्टार्ट डेट, वो डेट्स वाला ही बनेगा रेंज, क्योंकि स्टार्ट और एंड दोनों उसी एरिया में है। तो फिर से वो रेंज अपनी सिलेक्ट कर लो। यहाँ ये नहीं कह सकते भी हमने तो रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है, वो स्टार्ट डेट के लिए थी, अब एंड डेट के लिए दोबारा लेनी पड़ेगी। अब इसका क्राइटेरिया क्या बनेगा एंड डेट के लिए बताओ, जहां तक हमें वो डाटा सर्च करना है। ठीक है, उस तक जाने के लिए क्या कर देंगे, लेस देन, अगर लास्ट डेट भी कैलकुलेशन में रखनी है तो लेस देन इक्वल टू 20 जनवरी 2023, डबल कोट क्लोज। ठीक है, ये स्टार्ट और एंड डेट को मेंशन करने का तरीका है किसी भी फंक्शंस में अगर आप जा रहे हो तो। ठीक हो गया, तो लास्ट हमारा क्या बचता है, वीकडे। तो क्राइटेरिया रेंज 4 में हमारा क्या हो जाएगा, वीकडे का रेंज। तो आप देखो रेंज का आइडिया आप लगा सकते हो, बार बार स्क्रॉल कर रहे हो तो रेंज वीकडे हमारे किस रेंज में है, कॉलम सी में। तो कॉलम सी में रेंज क्या बनेगी हमारी, C2 से लेके C बताओ लास्ट, C184। ठीक है, तो ये होगी हमारी वीकडे की रेंज। और इसमें से सेल क्या होगा हमारा क्राइटेरिया, सेल का एड्रेस और बताओ, सेल का एड्रेस बताओ जिसमें हमारा क्राइटेरिया है वीकडे के लिए। अरे रेंज बताओ ना, सेल का एड्रेस बताओ क्या बनता है। I62 नहीं 63, I63। ठीक है, ये रेंज अपनी पहचानो तभी बात बनेगी, क्योंकि वही एग्जाम वाली बात होगी, वहां रेंज का सेल आपको सेल ही बताना है, वहां पर सिलेक्शन तो होगा नहीं। ठीक है, तो सारी चीजें हमने दे दी, एक लास्ट सिंगल ब्रैकेट बनेगी बस, कोई अदर आर्गुमेंट तो है नहीं इसमें। एंटर कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा 644। ये तीनों चीजें जहां भी उसको मैच मिली, ठीक है, एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग अब इसने क्या दिया, वो मैक्सिमम वैल्यू आपको निकाल के दिया है। ये 644 किसका रिजल्ट है, अनिल का है। 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में जो संडे वाले डेज होंगे उनमें जो सेल्स होगी उसमें से ये हाईएस्ट अमाउंट है। तो चेकिंग के लिए हम वापस जा रहे हैं अपने डाटा पे। ये 1 जनवरी से 20 जनवरी यहाँ तक का डाटा बनता है। इसमें अनिल देखो, अनिल यहाँ आया, संडे है 644। ठीक है, एक यहाँ ही आया वो। और इसके बाद अनिल है लेकिन सैटरडे है। ठीक है, अनिल है वेडनेसडे है, बट अनिल है संडे है बट 500 है। तो 500 और 644 में हाईएस्ट कौन सा हुआ, 644, वो आपका रिजल्ट हो गया। ये आपका फंक्शन है मैक्सिफेस का। इसी तरीके से काम करेगा समीफेस। ठीक है, अब इसको हम समीफेस के कंसेप्ट में अगर बोले क्वेश्चन को, भी अनिल की हाईएस्ट सेल बताओ 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में संडे वाले डेज में। ठीक है, आपको क्या करना है, बस सम इफ ये मैक्सिफेस की जगह समीफेस ऐड कर देना बस,
रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा। ये हमने कर दिया यहाँ पर सम 1144, 500 और 600 1144। ठीक है, अगर एवरेज पूछे, ठीक है भैया, कंडीशन लगा के जो भी सेल उसकी अनिल की एवरेज बनती है वो एवरेज बता दो, एवरेज बेस हो जाएगा। वो तो खैर आएंगे तो फंक्शन वो करेंगे भी, बट अभी जो मेरा टारगेट था मैक्सिफेस और समीफेस को बताना था। ठीक है, कर लोगे। अब लास्ट आ जाओ अपना डी मैक्स, तो खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपने डी मैक्स डी सम किया है, उसी कंसेप्ट में क्या है डी मैक्स हो जाएगा। भाई मैक्सिमम तो हम पता करते ही है सिंगल वैल्यू कॉलम पे। अब आपसे पूछ लिया गया कि कुछ एम्प्लॉय की आपको जो भी सेल दी गई है उसमें से एक या दो एम्प्लॉय की कैलकुलेशन में कंपेयर करके तब मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। भाई अनिल और अमित ने जो भी सेल की है, ठीक है, उनकी सेल्स में से जो भी हाईएस्ट सेल अमाउंट है वो बताओ। अगर खाली एक का पूछता तो हम मैक्सिफेस लगा देते, है ना। अब उसने पूछा है दो का, तीन का, जो भी है, तो वहां हम क्या करेंगे, अपना डी मैक्स लगा देंगे। तो डी मैक्स में डी सम वाली ही कंडीशन रहेगी कि भाई जो भी आपका क्राइटेरिया है और वो जिस भी कॉलम में है उस कॉलम का हेडिंग आपको पहले वहां रखना है अपनी जहां भी कैलकुलेशन कर रहे हो। तो इक्वल टू डी मैक्स, तो सिंटेक्स सबका सेम है। तीन चीजें आपसे पूछेगा। सबसे पहला क्या है, डाटाबेस। तो डाटाबेस का मतलब आपकी पूरी टेबल। तो अभी हम 20 तक का ही ले रहे हैं इसमें रेंज, ठीक है, कोमा। फिर है फील्ड। फील्ड का मतलब क्या हो गया, जिसमें से आपका रिजल्ट आएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। डी का कोई भी फंक्शन आप आगे करोगे जिसमें से आपको अपना रिजल्ट निकालना है उस कॉलम का हेडिंग। तो हमें रिजल्ट कहां से निकालना है, सेल से, तो सेल्स का हेडिंग। और लास्ट क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जिस भी कॉलम के अंदर है उस कॉलम का हेडिंग नेम आपका पहले होना चाहिए और उसके नीचे फिर जितने एम्प्लॉय के लिए आपको वो कैलकुलेशन करनी है उतने ब्लैंक सेल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अगर आप यहाँ एक एम्प्लॉय बताते हो दूसरा नहीं बताते तो आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है 1324, इसका मतलब क्या है, ये 1 से 20 के बीच में जो भी सेल्स हैं उनमें से हाईएस्ट अमाउंट है। ये अभी अमित का नहीं, अनिल का नहीं है। अगर मैं अनिल को भी हटा दूं तो अब क्या रह गया, वही अब रिजल्ट है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 20 की रेंज में जो सेल्स की वैल्यू है उनमें से 1324 हाईएस्ट अमाउंट है, ना कि वो किसी अनिल का है या अमित का है। तो दोनों हमें वहां पर क्राइटेरिया फिल करने पड़ेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि दोनों सेल में सेम दे सकते हो, वो एक का पता लग जाएगा। दोनों अलग अलग देना चाहो तो अलग अलग दे सकते। अब यही 644 यहाँ निकाला हमने मैक्सिफेस से, ये तो समीफ में कन्वर्ट कर दिया था। तो अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग डाल दो, अगर एक ही है तो एक दोनों में मेंशन कर दो। तो ये दो फंक्शन है आज के लिए। एक तो डी मैक्स, वो तो हो ही गया, मेन है आपका समीफेस और मैक्सिफेस। कर लोगे। देखो आगे के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये फंक्शंस के बगैर काम नहीं चलेगा कि सर तो फॉर्मूले करवा रहे हैं ऊपर से कुछ करवा ही नहीं रहे। ऊपर मैं बहुत कम ही करवाता हूँ, ठीक है। एक्सेल में ये मेरी स्टार्टिंग की है, मेरा टारगेट है एक्सेल में जितने हो सकता है आपको फंक्शंस सिखाया जाए, क्योंकि आगे जो काम होगा वो बाय फंक्शंस होगा। ये ऊपर के जो टैब ऑप्शंस हैं ये तो जो जहां जरूरी होगा वो मैं करवा दूंगा, वो मेरा हेडिंग है, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो है फंक्शन समझने। तो वैसे इसमें मेन्यू में हमारा नंबर फॉर्मेट तक का हो गया था ना। सेल स्टाइल है, इसमें क्या है, जिस सेल में आपने कोई भी कैलकुलेशन कर रखी है उसमें अगर कोई आपको फॉर्मेट देना है बस हो गया। फॉर्मेट एज टेबल, अगर आपने कोई टेबल बना रखी है, मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। मान लो ये आपकी टेबल है, आप, हाँ एक चीज यहाँ और समझ लो, हम जो अपनी तरफ से डाटा बनाते हैं उसको टेबल ही बोल रहे हैं, लेकिन एक्सेल उसको टेबल नहीं मानता, डाटा मानता है, ठीक है। टेबल उसको तब मानता है जब हम उस एरिया को सिलेक्ट करके एक टेबल फॉर्मेट अप्लाई करें, डिजाइन अप्लाई करें। जैसे आपने वर्ड में हेडिंग स्टाइल अप्लाई किए थे,
हेडिंग तभी मेंशन होता था ना वो जब आप हेडिंग स्टाइल अप्लाई करते हो, और जब आप किसी टेबल को इनमें से कोई भी एक हेडिंग स्टाइल अप्लाई करोगे तभी एक्सेल उसको क्या मानेगा, एक टेबल मानेगा। और जब आप ये फंक्शन अप्लाई करते हो तो आपसे यहाँ एक छोटी सी चीज चेक ऑन करवाई जाती है, माई टेबल हैज हेडर। आपकी जो टेबल है उसके अंदर हेडिंग है या नहीं है, अगर है तो इसको चेक ऑन रखना, अगर नहीं है भाई आपने सीधा ही अनिल अमित से डाटा बनाना शुरू कर दिया तो हेडिंग मेंशन नहीं की, और टेबल फॉर्मेट दोगे तो यहाँ पर आपको वो क्या करना है, चेक ऑफ रखना है। फिर उससे क्या करेगा वो अपनी तरफ से यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ऐसे हेडिंग बना देगा, क्योंकि कोई भी टेबल है एक्सेल के अंदर बगैर हेडिंग के एनालिसिस नहीं की जा सकती। ओके करो, आपकी टेबल फॉर्मेट हो जाएगी। अब इसका फायदा क्या है, अब जैसे ये टेबल फॉर्मेट लग गया तो आप कैसे पहचानोगे, एक तो ये जैसे डिजाइन वगैरह हो गया, फिल्टर बटन लग गए, और ऊपर आपका टेबल डिजाइन मेन्यू भी आएगा। ठीक है, बात इसकी करते हैं भी इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि अगर इसी फॉर्मेट में इसमें जो भी हमने फॉर्मूले लगा रखे हैं, डिजाइन डाल रखा है, कलर डाल रखे हैं, वो आपको आगे जो डाटा एंटर करोगे उसके ऊपर बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। आपको जस्ट क्या करना है, जैसे मान लो ये ब्लैंक सेल पड़े हैं मेरे, मुझे इसमें नेक्स्ट डाटा एंटर करना है, तो हमें क्या करना है, डाटा एंटर करने से पहले बॉटम राइट कॉर्नर पे आके डबल एरो बनेगी, उससे अपने डाटा का ये रेंज एक्सटेंड कर देना, फॉर्मेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। आपको सिर्फ अपना डाटा टाइप करना है, कोई फॉर्मूला भी दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चलेगा सारा। इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं कि आप ये डाटा किसी दूसरी टेबल में शिफ्ट नहीं कर सकते, कॉपी कर सकते हो बट मूव नहीं करवा सकते। ठीक है, अगर ये आपको हटाना हो अपनी टेबल में कहीं भी क्लिक करना, टेबल डिजाइन आएगा, कन्वर्ट टू रेंज। ठीक है, और यहाँ पर टेबल का नाम उसने दिया अपनी तरफ से, ये इस वर्कशीट के अंदर टेबल 1 है एक्सेल के लिए। ठीक है, आप अपनी तरफ से जैसे डाटा को टाइटल नेम दे रहे हो ना, एक्सेल ने क्या किया है, इसको एक नाम दे दिया इस टेबल को, तो ये टेबल 1 के नाम से पहचानी जाएगी इस वर्कशीट में। इसका सबसे मेन बेनिफिट क्या है, इस टेबल में इस एरिया में आपने जो भी डाटा बनाया है, हो सकता है आगे आपको वही डाटा किसी और भी शीट में यूज करना पड़ जाए, तो यही डाटा आपको वहां अलग से लेके जाने की जरूरत नहीं है या कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जहां भी जिस भी फॉर्मूले में आपको इस टेबल का डाटा यूज करना है, उस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ इस टेबल का नाम दे देना, भी मुझे टेबल 1 का डाटा इस फॉर्मूले में कैलकुलेट करना है, वहां सिर्फ टेबल का नाम मेंशन करना है आपको, वो वहां पर पूरी टेबल ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन में आ जाएगी। आपको बार बार टेबल उठा के या कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैं यहाँ सम करना चाहता हूँ, इज इक्वल टू सम किसका करना है, मैं यहाँ दे रहा हूँ टेबल 1, तो देखो यहाँ टेबल 1 आपको दिखाई देगा। अब यहाँ टेबल 1 सेलेक्ट अगर हम करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपने वो टेबल 1 सेलेक्ट कर ली, आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है उसके जिस भी कॉलम पे करनी है वहां आप बता सकते हो। आगे की बातें हैं, ये थोड़ा सा टेबल आप यूज कर रहे थे फॉर्मेट, तो मैं उसका एक्चुअल मीनिंग बता रहा हूँ कि काम क्या है उसका, अभी आपको अप्लाई करने की जरूरत है नहीं। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, और ये अपने कंप्लीट कर लेना, सम इफ एस, मैक्स इफ एस। ठीक है, और एक डी मैक्स का था वो।